हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th वालों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का सेट। ये क्वेश्चंस अभी आपका जो टाइम है ना, एग्जाम बस कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम्स आने में, तो आपके पास टाइम कम है। ये टाइम जो है वो भी बहुत क्रूशियल है। इसमें आप पूरा सिलेबस इंटायर कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा होगा कहीं से बस मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए जिसको हम करके अगर चले जाएं तो हमारा एग्जाम्स में मैक्सिमम स्कोर आ जाए। तो बस मैं आ गई हूँ आपकी मदद के लिए और लेकर आई हूँ आपका 25 क्वेश्चंस का सेट। अगर ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो 25 क्वेश्चंस है ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस का सेट लाया है ये बेसिकली आपका 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाने वाली हूँ ये आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आता है उसके लिए हेल्प करेगा। आगे की वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि आपको 5 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस का सेट जरूर शेयर कर दूं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि आपका जो 25 क्वेश्चंस है वो किस टाइप का आने वाला है, कैसे आपको उसके प्रिपरेशंस करने हैं और कहां कहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि हाँ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा कि रिएक्शन में कहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दे दिया है, आपको दिखाना है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ है, आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना है चीजों को। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। इसमें आपको और करके भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका ये है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका ये है। ठीक है, तो हो सकता है और करके दे दे, लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो आपको हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट जो है ये 1.5 मार्क्स का हो और सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपका 1.5 मार्क्स का हो। तो ऐसे करके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको याद होगा आपके बुक में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जैक्टली वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है आप जो लिख रहे हो, ठीक है, वो तो सही होना ही चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डायग्राम बनाओ तो वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वेल लेबल डायग्राम बनाना है, ज्यादा कलरिंग नहीं करना है, ज्यादा फैंसी नहीं दिखाना है डायग्राम को। सिंपल डायग्राम बनाओगे जिसमें जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कैसे न्यूरॉन जो है वो काम करता है, नर्व सेल्स हमारे जो है वो इंपल्सेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताना है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और प्रॉपर्ली उसको लेबल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियस को लेबल किया है, सेल बॉडी को लेबल करके छोड़ा है, फिर डेंड्राइट को लेबल किया है, देन एक्सन, नर्व एंडिंग। तो डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब भी कोई डायग्राम ड्रॉ करोगे प्रॉपर उसकी लेबलिंग करना है। ठीक है, लेबलिंग करने के बाद उसके बाद हम आएंगे आंसर में। आंसर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, तो कैसे इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो आइए आंसर देखते हैं। So all the information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. The information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. तो हमें बताना पूरा जो प्रोसीजर आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कहाँ पे डेंड्राइटिक टिप पे जाके। तो अब ये डेंड्राइटिक टिप क्या है, अगर आप प्रॉपरली डायग्राम में लेबल नहीं करोगे कि डेंड्राइटिक टिप क्या होता है, डेंड्राइट क्या होता है, तो आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर कैसे चेक करेगा। ठीक है, इसीलिए लिखने के साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने वहां भी लिखा कि डेंड्राइटिक टिप पे आपका जो है इंपल्स पहले क्रिएट होता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो आपका क्या होता है, दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सन टू इट्स एंड। At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is how nervous impulse travel in the body. तो यहाँ पे फिगर, ये फिगर हमने कंसिडर किया, ये फिगर आपका ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, दिस इज फिगर ए।
ठीक है, तो समझ में आया। आंसर लिखने का एक पैटर्न और है कि आप पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिख सकते हो आंसर। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके लिए भी लिखना इजी होगा। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, नहीं, आप पैराग्राफ में भी आंसर लिख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में आंसर लिखते हो तो आपके लिए भी इजी होगा और एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा। हाँ चलो, 3 स्टेप में, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 3 पॉइंट्स में आंसर्स लिखा है, तो वही 3 पॉइंट्स आप भी बना लो। 3 पॉइंट्स में आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि क्या क्या होता है, और फिर नीचे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इतना अगर आप कर दोगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 1.5 मार्क्स में भी आता है तो भी आप कोशिश करोगे कि इसको हल्का सा शॉर्ट कर दें, क्रिटिसाइज कर दें और इसी को लिखें। ठीक है, लिखना लेकिन इतना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज पूरा वहां पे पूछा है ना कि एक्सप्लेन करने बोला है, तो एक्सप्लेन, इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका और में भी जा सकता है। ठीक है, और में गया तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, आपने उसके लिए इतना आंसर लिखा, एक डायग्राम ड्रॉ किया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट। अगला पार्ट जो हमारा है, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, तो प्योर राउंड ग्रीन सीड्स है, तो मेरे पास कैसे सीड्स है, पहली बात तो वो राउंड है और सारे ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए हमने स्मॉल वाई का यूज किया है। ठीक है, वर क्रॉस विद प्लांट्स विद रिंकल सीड्स, रिंकल येलो सीड्स, तो मेरे पास रिंकल येलो सीड्स है। शो द gametes formed when F1 was self pollinated। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि जब हम F1 प्रोजेनी का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पे आ जाते हैं। ओके, ये आपका गलती से वो आ गया। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर दिस, ये हटा दीजिए। ठीक है, वो प्रीवियस क्वेश्चन का। अब आते हैं इसके आंसर पे। तो आंसर क्या है, द ट्रेट्स विच आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड आर एस फॉलोज। तो हमारा क्या क्या ट्रेट्स होगा वो आप समझ लो। टॉल राउंड, तो राउंड और टॉल के लिए मेरे पास 81 आ जाएगा, रिंकल के लिए 27 बनेगा, शॉर्ट राउंड के लिए इतना बनेगा, शॉर्ट रिंकल के लिए इतना बनेगा। तो रेशियो मेरा क्या क्या आएगा, 9:3:3:1। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब हम रिंकल्ड येलो सीड्स लेते हैं और राउंड ग्रीन सीड्स लेते हैं तो हमारा जो रेशियो आता है वो क्या है, ये रेशियो आपको याद करने की जरूरत है। ये रेशियो आपको याद है, आप अपना आंसर अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने केमिस्ट्री से उठा के दिया है आपको। क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट एक्स। बेटे एक चीज जान लो, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन जो है एन एलिमेंट एक्स, कोई एक इमेजिनरी एलिमेंट आपको उठा के जरूर देगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसके माइंड में आया चलो कार्बन, तो कार्बन से क्वेश्चन उठा के दे देगा। ये एक्स क्या है ये आपको पता लगाना है, वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैसे पता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो एक एलिमेंट एक्स है जो केरोसिन में हम स्टोर करके रख रहे हैं, एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट एक्स है, पहला पॉइंट क्या मिला, केरोसिन में स्टोर करके इसको रखें। दूसरा पॉइंट क्या मिला कि इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से इसके ओर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा है, उसमें आपने 3 चीज पढ़ा है, 3 मेथड्स था आपके पास। वहां पे आपको बताया गया था कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। बट ये जो एलिमेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आता है। ठीक है, X फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड। चलो एक और चीज दे दिया, एक तो दिया कि नॉट यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा क्या दिया, इट फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड। तो जब ये किसी के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, मतलब कि कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। चलो, ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, ये भी दे दिया कि जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो 3 हिंट तो आपको यही मिल गया। पहला, केरोसिन में स्टोर करते हैं। अब आप याद करो केरोसिन में कौन कौन से 2 एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं, एक होता है आपका सोडियम और दूसरा होता है पोटेशियम। ठीक है, इन्हीं 2 एलिमेंट्स को हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ना, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर उसके बाद क्या बोला, इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द रीएजेंट। तो ये दोनों ही है जो कि हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। तो ये भी क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, ये भी बनाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ बेसिकली हमारा सोडियम जाता है। ठीक है, पोटेशियम रिएक्ट करता है बट आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है।
ठीक है, तो अब आ गए सोडियम में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। तो चलो हमको इतना तो पता चल गया कि एक्स जो एक एलिमेंट है वो सोडियम। अब पूछ रहा है कि कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, तो सोडियम को क्या हम लोग वाटर में स्टोर कर सकते हैं? आप सबको पता है नहीं कर सकते, क्योंकि हिंट में ही तो दे दिया है कि केरोसिन में स्टोर करते हैं। अगर नहीं भी मालूम है, पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं भी की है, तो आप यहां से देख सकते हो, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पहले इन्फॉर्मेशन ढूंढो कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देख लिया कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, तो हम लोग वाटर पे स्टोर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। क्या होगा, अगर हम सोडियम को वाटर में रखेंगे तो इट विल कैच फायर साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो वो फायर कैच कर लेगा, तो इसीलिए नहीं रख सकते। तो गिव रीजन पे आप बता दोगे कि नो वी कैन नॉट स्टोर, यहाँ पे देखो, नो एक्स इज हाईली रिएक्टिव एंड विल कैच फायर इफ इट इज केप्ट इन वाटर। सिंपल। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप एक चीज याद रखना, क्वेश्चन को डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये हो गया 1 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, ये हो गया 1 मार्क्स का। फिर उसके बाद नेम द प्रोसेस यूज्ड, ये हो गया 1 मार्क्स का। तो ये हो गया 3 मार्क्स, आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो 1 मार्क्स में हम एक लाइन का ही आंसर लिखेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे अपने आंसर को, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या है मेरे यहाँ पे, सोडियम, एक्स इज सोडियम। नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर, तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है और उसके एक्सट्रैक्शन में जो इक्वेशन यूज होता है वो इक्वेशन मेंशन करना है। तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग सोडियम को, ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद हम इसका इक्वेशन देंगे, तो इक्वेशन में हमने यहाँ पे डाला कैथोड, क्या हो रहा है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपको याद है माइंड में, ये ज्यादा है नहीं, 1 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स का है तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। हमने बस बताया, प्रोसेस का नाम बताया, उस प्रोसेस में हो क्या रहा है बस वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसका आंसर पोटेशियम भी हो सकता है, बिकॉज NaCl और NaCl और KCl, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्म होता है, आप याद रखना इसको, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों इसका आंसर हो सकता है, बट बेसिकली हम लोग सोडियम लेते हैं बिकॉज सोडियम इज इजी, है ना। तो कैथोड क्या हो गया, Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऐसा हो गया, फिर 2Cl आया, फिर ये हो गया, तो रिएक्शन आपका ऐसे कंप्लीट हुआ, समझ में आया। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चन को खुद से क्राइटेराइज कर दो कि हमें इसका 3 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है, 1 मार्क्स का, हम ऐसे करके आंसर इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे पास है फिजिक्स। आपको दिख रहा है ये डायग्राम, याद है कहाँ का है ये डायग्राम, जब आपने पढ़ा था ह्यूमन आई, ठीक है, तो उसमें आपने जो डिफेक्ट्स पढ़े थे उसमें से एक क्वेश्चन है ये। अब आते हैं यहाँ, द अबव इमेज शोज अ करेक्टिव मेजर फॉर अ पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ये करेक्टिव मेजर दिखाया गया है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये आपका रेटिना आई हो गया, आई के बाहर एक लेंस लगा हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। ये कौन सा लेंस है ये आपको देखना है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफिशियंसी। तो आपको बताना है कि कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा लेंस यूज किया गया। तो लेंस तो समझ में आ गया कि मेरा कौन सा लेंस यूज हुआ है, कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। तो कन्वेक्स लेंस हम लोग कब यूज करते हैं, जब हाइपरमेट्रोपिया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया इज अ डेफिशिएंसी इन विजन एंड द लेंस यूज्ड इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में, ड्रॉ एंड लेबल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन बिफोर करेक्शन, ठीक है, यहां मेंशन कर दिया बिफोर करेक्शन। आफ्टर करेक्शन का तो उसने क्वेश्चन में दे दिया। तो बिफोर करेक्शन क्या होता है, बिफोर करेक्शन में इमेज जो होता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है, तो हम रेटिना के पीछे बनाएंगे, समझ में आया। ऑब्जेक्ट है मेरा, रेज आ रहा है, रेटिना पे जाके नहीं हिट करके वो इमेज बैक साइड बन जा रहा है, तो जो पहले वाला इमेज था डिफेक्ट शो करता था वो इमेज हमें बना देना है, बस हो गया। अगर आपने इतना कर दिया आपका 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, आपको एकदम मिलना ही मिलना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student needs to make a 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.80 millimeter diameter. Resistivity of copper is 1.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Determine the cross sectional area of the wire. अब इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे ना तो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका आया, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन,
ये आपका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी टोटल आपके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो इतना समझ लो, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 1.5 का और जो नेक्स्ट वाला था वो 1.5 का। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट है जो एक रजिस्टर बनाना चाहता है, ठीक है, कितने का, ये दे दिया है आपको। शी हैज सम कॉपर वायर, तो कॉपर वायर का डायमीटर दे दिया है, तो आप एरिया निकाल सकते हो। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज ऑल्सो गिवन, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा आप खुद ही बताओ, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ अ वायर विद डायमीटर डी इज गिवन बाय, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, सिंपल, मुझे यहाँ पे एरिया पूछा है तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास डायमीटर दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वही करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। अब ये आर है तो मेरे पास डायमीटर है, तो डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो पाई डी बाई 2 स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बस वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व करके देन वी हैव गॉट दिस आंसर। तो 5.02 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये निकला क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह पे डी बाई 2 लिखा, उसका वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके देन वी हैव गॉट द आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट, फिर से आपका ये पार्ट कितने मार्क्स का है, 1.5 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे what we have to do, calculate the length of wire required for 0.12 ohm resistor। इसमें आपको लेंथ निकालना है वायर का, आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो इस फॉर्मूला में क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, बस इस पे आपको वैल्यूज को पुट करना है, हमें लेंथ निकालना है, लेंथ हमने यही छोड़ दिया, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय रो। अब वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल, तुम्हारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.12, वो हमने पुट किया इंटू 10⁻⁻7, लेंथ था हमारा 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये यहाँ पे एक्चुअली आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है, दैट इज ये जो आपका ये क्या है 0.12, हम वैल्यूज पुट करते हैं, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ मेरा 0.12, एरिया हमने कितना निकाला था 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा एरिया है, एरिया कितना आया था 1.8 इंटू 10⁻⁻8, ये हमने वैल्यूज पुट किया, इसको सॉल्व करके हमने निकाल लिया इसका लेंथ, जो कितना आया 3.33 मीटर, क्लियर है। इतना आपने कर लिया, बस आपको मिल गए आपके 3 मार्क्स, कहीं नहीं जाने वाला, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम, अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई। तो x यानी कि यहाँ पे पोल्स के पास ये वाला पोर्शन जो है वो x मार्क किया है, और y जो है वो आपका बीच में मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने ये डायग्राम ड्रॉ किया, उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आपका पोल्स पे ज्यादा है और बीच में जो है वो कम है, ठीक है। एक्स और वाई मार्क कर दिया, उसका कहने का मतलब है कि एक्स जो है वहां पे आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई। एक्सप्लेन विथ रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट, तो अगर करेक्ट है तो उसको एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो डायरेक्शन भी मार्क करना है। 2 क्वेश्चन है, अब आंसर देखते हैं। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ एट पॉइंट x which is pole is more than that of y, डायरेक्शन शुड बी मार्क फ्रॉम। हाँ, तो इसमें क्या है आपका, आपको पता है कि पोल्स पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है पोल्स पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट, तो वो हमने मेंशन किया, हमने बता भी दिया। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया कि आपको मार्क करना है, तो आपको पता है कि जो आपका पोल्स है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बढ़ता है, तो आप जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे उस पे आप एरो दिखा दोगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना अगर आप कर दोगे आपको 3 मार्क्स यहाँ भी मिल गए, ठीक है। आप एक चीज देख रहे होगे कि जो भी आंसर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसमें आपको ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है, आप अप टू द पॉइंट लिखोगे। साइंस का एक खासियत ये है कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप सिर्फ उतना ही मेंशन करो, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why are the chips packets puffed when we buy them from market? ये थोड़ा theoretical question हो गया. अगर ऐसा question आ जाता है ना तो बहुत सारे students खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ extra मेहनत नहीं करना है, ये तो हमें आराम से लिख लेंगे. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक देगा रिलैक्सेशन के लिए कि आप रिलैक्स हो जाओ कि हाँ चलो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. Why are the chips packets puffed when we buy them from market? तो मार्केट से जब हम चिप्स पैकेट्स परचेस करते हैं तो वो देखोगे पूरा फूला होता है पैकेट. सो व्हाई इट इज सो, आपको रीजन देना है. सिंपल रीजन है, cooking oil gets oxidized when comes in contact with air and gives a bad smell or turns rancid. The oxygen present in the chips packet is replaced by flushing nitrogen in the packet. This in turn puffs up the packet. ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया कि आप जो जनरली आप चिप्स का पैकेट परचेस करते हो उस पे क्या होता है कि आपका आप उस पे क्या यूज कर रहे हो, कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो. ठीक है, तो कुकिंग ऑयल जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका चिप्स का पैकेट होता है उसको नाइट्रोजन से हम लोग फ्लश करते हैं ताकि वो जो है आपका चिप्स जो है वो फ्रेश रहे लॉन्ग टाइम के लिए. ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना लिखना है आंसर में. आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, तो अगेन इट विल बी सेम, ये आपका 1.5 मार्क्स का 1.5 मार्क्स का हो जाएगा. तो 1.5 मार्क्स के लिए आपको बस एग्जैक्ट जो रीजन है 3 से 4 लाइन का आंसर फ्रेम करोगे और करेक्ट लिखोगे. ठीक है, जो एक्चुअल रीजन है वही लिखना है. एक्चुअल रीजन क्या है कि जब कुकिंग ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है और कांटेक्ट में आता है एयर और एयर के, तो इट टर्न्स बैड स्मेल में आता है और रेंसिड हो जाता है. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम रिप्लेस करके किससे फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं पैकेट. ठीक है, एंड हेंस इट पफ्स द पैकेट. क्लियर है. क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, पेंट इज अप्लाइड ऑन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन, व्हाई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना. आयरन जो होता है, आयरन के जो भी मेटल्स जो भी टूल्स होते हैं उन सबको हम पेंट कर देते हैं. क्यों पेंट करते हैं, सबको पता है, अरे जंग लग जाएगा इसीलिए. तो रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं. तो वही आंसर लिखना है. आयरन इजीली रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेयर oxygen in presence of slight moisture to give iron oxidize. So hence to prevent it from rust. So in this process of corrosion, the outer layer of iron is oxidized and hence sacrificed, leading to the shaping of the iron article. To avoid this oxidation, the article is coated with paint so as to make a barrier between the article surface and the atmosphere. तो article surface और atmosphere के बीच में जो contact है उसको रोकने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं और hence जो उस पर रस्ट नहीं लगता है. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इजी था, है ना. इसको अपने अकॉर्डिंग आप सबको पता है रीजन क्या है, क्यों नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं पैकेट्स को, क्यों हम आयरन को पेंट करते हैं. ठीक है, तो ये आप आराम से लिख सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. बस इतना कोशिश करना कि जो आप लिख रहे हो वो साइंटिफिकली करेक्ट हो. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? तो इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी आपको और का ऑप्शन आपको मिलेगा. ये आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको और का ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ चलो मेरे पास या तो मैं ये करूंगा या तो ये करूंगा. तो जो भी दोनों में से आपको ज्यादा अच्छे से आता है आप उसको अटेम्प्ट करना. ठीक है, यहाँ पे क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स. तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फाइलिंग्स. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है हमने और आयरन फाइलिंग. अब एक चीज आप जान लो, जो क्वेश्चन में पूछा है वो पहले आपने पकड़ लिया. क्या पकड़ लिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, HCl होता है. आयरन फाइलिंग से यानी कि FeA. तो ये दोनों मैंने ले लिया. अब हमें इसके बीच में रिएक्शन करा देना है. आप रफ में पहले रिएक्शन कर लो. रिएक्शन जब आप करोगे तो Fe लोगे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, रिएक्शन हुआ, बना FeCl3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ. ये रफ में आप ये पार्ट कर लो. ठीक है, बस अब इसी को क्या करना है, अपने आंसर में लिख देना है. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने रिएक्शन कराया तो मेरा क्या आया, FeCl2 बना. अच्छा, इसने 2 लिया, आप 3 भी ले सकते हो, दोनों करेक्ट है. ठीक है, तो FeCl2 लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया. अब इसी इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि सो इट इज सर्टेनली अ केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड आर ब्रोकन एंड HCl इज नॉट अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू प्रोड्यूस FeCl2. तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं लिखना, आपको क्या करना है, सिर्फ रिएक्शन लिखोगे. ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ ये लिख दो. 1.5 मार्क्स के लिए इतना काफी है, या 3 मार्क्स के लिए भी है तो इतना काफी है.
ठीक है, आपको बताना है कि इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, आप बता दोगे। ठीक है, अगर ये अकेले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर आप ए बी भी, इसको ए कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 1.5 मार्क्स का। ठीक है, तो 1.5 मार्क्स के लिए आप इतना लिखोगे, छोड़ दो यहाँ तक। ठीक है, बैलेंस करना नहीं भूलोगे, बैलेंस करके इतना लिख के छोड़ देना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ऐड नहीं करना। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन। तो सिंपल है, आप पहले रफ में रिएक्शन लिख लो। हाँ, अब इस रिएक्शन को वर्ड्स में फ्रेम कर दो कि व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। बस इतना लिख देना है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मेरा बी पार्ट हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, अ जिंक प्लेट वाज केप्ट इन अ ग्लास कंटेनर। तो मेरे पास क्या है, एक जिंक प्लेट है, इसको हमने किस में रखा है, ग्लास कंटेनर हैविंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो वो ले लिया हमने। ठीक है, on examining it was found that the blue color of the solution is fading slowly. After a few days, when the zinc plate was taken out of the solution, a number of small holes were noticed in it. State the reason and give chemical equation of the reaction involved. तो सिंपल है, यहाँ पे क्या पूछा है कि मेरे पास है जिंक, एक जिंक का प्लेट है, उसको हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया है। सो व्हाट विल हैपन, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेरे पास जिंक है, जिंक को मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल के कुछ दिन छोड़ दिया, धीरे धीरे देख रहे थे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है इट वाज फेडिंग। ठीक है, फेड कर रहा है, और जो जिंक का मेरा प्लेट था उसमें छोटे छोटे होल्स हो गए। सो व्हाई इट हैपेंड, हुआ क्या, तो सिंपल सा चीज है, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर के ऊपर लाई करता है, ऊपर लाई करता है, तो इट मींस कि ये जो है इसको इजीली रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जिंक कैन रिप्लेस कॉपर सल्फेट। तो जब ये जिंक कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को अलग छोड़ देगा। ठीक है, तो जब जिंक सल्फेट बनेगा तो वही जिंक के प्लेट में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, और कॉपर सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड होके सिर्फ क्या बचेगा, कॉपर का सोल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, उसी को आपको यहाँ लिखना है। Zinc is more reactive and displaces copper. Hence, when a zinc plate is kept in a solution of copper sulfate, it slowly displaces copper from the solution, and the blue color of the solution keeps fading away. Because of zinc going into solution as zinc sulfate, a number of holes are seen in the zinc plate. The reaction is, तो वही reaction आपको यहाँ लिखना है। बस खत्म, इतना आपने कर दिया, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। था ना इजी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द फेनोमेना इन व्हिच एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट is induced by changing magnetic field through it is called electromagnetic induction। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इंफॉर्मेशन में क्या बताया है कि करंट कैरिंग वायर लिया है हमने, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड, ऑब्वियस सी बात है। सो द फेनोमेना इन विच एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, तो एक फेनोमेना है जहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट जो है, ठीक है, इफ द कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें जब हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपके क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, और ये डायग्राम दिया है। अब इसका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल है, पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक डायग्राम दे दिया, अब उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 और नेक्स्ट स्लाइड में तीसरा क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स से अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ अ वायर एंड मैग्नेट। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो मेन कंडीशन है वो क्या है, कि मोशन होना चाहिए, द वायर एंड द मैग्नेट शुड बी इन मोशन। ठीक है, तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हो गया, इतना किया, 1 मार्क्स वाले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। An induced electromagnetic field is produced when a magnet is plugged into a coil. The magnitude of induced EMF does not depend. तो किस पे डिपेंड नहीं करता, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कॉइल विल डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट थ्रू इट एज इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू ईएमएफ इनटू रेजिस्टेंस। ये लिखना है आपको बस। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन था इससे आपका। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेंडल इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ पी प्लांट्स क्रॉस्ड अ वैरायटी ऑफ पी प्लांट हैविंग राउंड सीड्स with one having wrinkle seeds. State Mendel's observations giving reasons of F1 and F2 progeny of this cross. Also list any two contrasting characters other than round seeds of pea plants that Mendel used in his experiment. तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट उसका उठा रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट लिया हमने लिया है पी प्लांट, ठीक है, कैसा है, क्रॉस्ड वैरायटी ऑफ पी प्लांट हैविंग राउंड सीड्स विद वन हैविंग रिंकल सीड्स। तो हमने राउंड सीड्स वाले पी प्लांट लिए हैं और एक रिंकल सीड्स वाले पी प्लांट लिए हैं। तो स्टेट मेंडल्स ऑब्जर्वेशन गिविंग रीजंस ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी का में रीजंस देना है, ठीक है, और लिस्ट भी करना है कि क्या क्या कैरेक्टर्स जो होगा, वो जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। यहाँ आते इन फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी F1 प्रोजेनी ऑल प्लांट्स विद राउंड सीड्स। तो जितने भी प्लांट्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, सारे राउंड सीड्स के होंगे, क्योंकि राउंड सीड्स जो है वो हमारा मेजॉरिटी नंबर पे है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे भी क्या होगा, राउंड सीड्स ज्यादा होंगे, ठीक है। इन सेकेंड जनरेशन प्रोजेनी F2 प्रोजेनी ऑल प्लांट्स विद राउंड एंड रिंकल सीड्स। तो वहां पे क्या होता है कि सारे प्लांट्स जो आपके फॉर्म होते हैं वो आपका राउंड भी होता है और रिंकल्ड भी होता है, दोनों का रेशियोज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर लिखा हमने, टॉल एंड डॉफ प्लांट्स। तो आपका टॉल प्लांट्स भी बनेगा, डॉफ प्लांट्स भी बनेगा, उसके बाद येलो और ग्रीन सीड्स भी बनेंगे और व्हाइट एंड पर्पल फ्लावर्स वाले सीड्स भी होंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो सकता है, तो वो तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेम द ऑर्गेनिज्म यूजिंग दिस प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस। राइजोपस, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि जब स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है तो वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, उस ऑर्गेनिजम्स का नाम देना है जो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से हैं, आपके पास स्पॉन्जिया है, हाइफ है, ठीक है, तो वो नाम आपको यहाँ पे दे देना है। Reproductive and non-reproductive parts of such organisms leads two benefits to an organism that reproduces through spores. तो spores से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है और क्या बेनिफिट होता है स्पोर फॉर्मेशन से, वो भी बताना है। तो ऑर्गेनिज्म का नाम बता दिया, अब बेनिफिट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड, सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट क्या था, आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताना था, जो हमने बता दिया, ठीक है। इसमें इस ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्पॉन्जिया और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं हम लोग हाइव, ठीक है। आपने स्पोर फॉर्मेशन का जो डायग्राम आपके बुक पे दिया हुआ है आप उस पे देखोगे तो ये लेबलिंग किया हुआ है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिया, ठीक है, और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हाइव। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसके रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है, तो वो आपने बताया। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि क्या बेनिफिट्स है, मेंशन टू बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो आपको टू बेनिफिट्स बताना, क्या क्या बेनिफिट्स है, एक तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, दूसरा सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। बस इतना लिख देना है आपको, हो गया, आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केमिस्ट्री से। So when a piece of limestone reacts with dilute HCl, a gas X is produced. When gas X is passed through lime water, then a white precipitate Y is formed. देखो आ गया ना फिर से वही XY वाला क्वेश्चन। तो एक पीस ऑफ लाइमस्टोन, हम क्या लिए, एक लाइमस्टोन को लिए, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो जब डाइल्यूट HCl, अब लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, आपको पता होगा कि लाइमस्टोन जो है वो आपका क्या है, ठीक है, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, अ गैस X इज प्रोड्यूस। तो एक गैस प्रोड्यूस होता है X, तो यहाँ पे उस गैस का नाम बताना है आपको। When this gas X is passed through lime water, then a white precipitate Y is formed. दो एलिमेंट आ गए, पहले तो सिर्फ X था, अब Y भी आ गया। तो वो जो गैस X प्रोड्यूस हुआ पहले रिएक्शन में, उसको जब लाइम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। वो व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है उसको Y से डिनोट किया है। Now, on passing excess of gas, the white precipitate dissolves, forming a soluble compound Z. तो जब excess of X हम लोग पास कराते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, वो जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो डिसॉल्व हो जाता है और एक कंपाउंड बनाता है Z। तो आपको इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, X Y Z को। तो पहले तो आपको इस पूरे रिएक्शन को समझना होगा, ठीक है। तो पहले क्या है, कंपाउंड X जो है मेरे पास, वो क्या है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सिंपल सा चीज है, क्योंकि लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CaCO3। अब इसमें हम HCl को रिएक्ट करा रहे हैं। आप देखो यहाँ रिएक्शन लिखा है, ठीक है। CaCO3 HCl को रिएक्ट कराया, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आपका X है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुआ वो X है। अब इस X को जब हम पास कराते हैं लाइम वाटर से, ठीक है, तो जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, आपका बनता है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। यही है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये आप रिएक्शन में ऐसे करके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम लाइम वाटर पास कराते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, तो लाइम वाटर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इससे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एक्स था वो था, वाई हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि जब आप इसको, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, व्हेन लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, तो ये हमने यहाँ पे पहला रिएक्शन लिखा। दूसरा रिएक्शन लिखा, व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट देन वाई इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हुआ। और जब हम एक्सेस पास कराते हैं तो वो बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो Z आपका क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो X था मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, Y था मेरा कैल्शियम कार्बोनेट और Z क्या था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि XYZ का नाम बताना है, वो हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आप रिएक्शन लिखो जहां पे लाइमस्टोन जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो हमने रिएक्शन लिखा। फिर नेक्स्ट पूछा है कि जब X को रिएक्ट कराते हैं लाइम वाटर के साथ, तो एक व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट बनता है Y, उसके लिए रिएक्शन लिखो, तो हमने उसके लिए भी रिएक्शन लिखा। तो Y हमारा क्या है, ये X क्या है और Z क्या था वो हमने बता दिया। क्लियर है इतना? अगर आप, क्वेश्चन देखो लंबा है, सोल्यूशन छोटा है ना। तो क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप सोल्यूशन कर लोगे। देखो क्वेश्चन ही बड़ा दिख रहा होगा आंसर से, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा है मतलब कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपका अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पे होगा, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, बड़ा है क्वेश्चन, चलो अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं, ठीक है। आंसर को अब ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा है चलो आंसर को क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, आपके लिए बड़ा है, आपको आंसर उतना ही लिखना है जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले पार्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयरन इज अ रिएक्टेंट। तो अब आपको क्या करना है, बताना है पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल आंसर कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आपको एक इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल देना है जिसमें आयरन एक रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आयरन को आप किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के नीचे लाई करता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, आप देखो क्या यूज किया हमने, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा याद कर लेना, है ना, ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स देखना है कि हाई रिएक्टिविटी में, अच्छा चलो सोडियम पोटेशियम आता है, मीडियम रिएक्टिविटी में आपका जिंक है, आयरन है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, आप उसमें से देख के उसको लर्न कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल ने बता दिया कि हमें आयरन का यूज तो करना है एज अ रिएक्टेंट। तो आयरन हमने लिया, अब आयरन के नीचे जो एलिमेंट्स लाई करता है उसका एक हम कंपाउंड लेंगे, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ले लिया, इसका मतलब आयरन इसको इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस किया, क्या बनाया, FeSO4 बनाया, कॉपर आपका बाहर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। One more element whose behavior is similar to that of iron in such reaction is zinc. ये वो बताया कि आप एक और एलिमेंट लो जिसका सेम आयरन की तरह है, तो आयरन की तरह हम जिंक को ले सकते हैं। तो जिंक का हमने ले लिया HCl के साथ, ठीक है। तो जिंक का HCl के साथ नहीं तो ZnCl2 फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में पूछा है। इतना आप कर दोगे 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको 2 रिएक्शन दिख रहे हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों एक्चुअल में कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसके लिए कुछ नहीं करना, रिएक्शन को देखो क्या है, ZnCO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 2 कंपाउंड दिख गए मुझे, है ना। हुआ क्या है यहाँ पे, ZnCl2 फॉर्म हुआ है और H2CO3 फॉर्म हुआ है। इसका मतलब Zn चला गया है H के जगह पे और H आ गया है Zn के जगह पे, हुआ है। तो ये ऐसा कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्टेंट डिस्प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा आपका डिकम्पोजिशन में। ठीक है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमने लिख दिया। सेकेंड में क्या है, 2CO, यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इस पे आप देखोगे कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और ऑक्सीजन सेपरेट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, जब रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब ये जो है वो आपका क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। या फिर आप बोल सकते हो, अच्छा अब रिडक्शन रिएक्शन में तो क्या आएगा माइंड में कि चलो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्साइड में से कॉपर में से ऑक्साइड हट गया ऑक्सीजन, तो ये रिड्यूस हो गया। तो इसको कोई कोई क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन लिख देंगे। लेकिन जब रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपके पास एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। ये सिंपल क्या हुआ है, एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका ब्रेक हुआ है 2 प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको देख लो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the type of reaction in the following. Which type of metal can be obtained in their pure form by just heating their oxides in air? तो कौन सा मेटल जो है वो ऑब्टेन हो सकता है जब उसका प्योर फॉर्म हम लेते हैं और इस प्योर फॉर्म को सिर्फ उसके ऑक्साइड्स के साथ एयर में हीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, चलो मर्क्यूरी ले लेते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है मेरे पास, मर्क्यूरस ऑक्साइड, कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड को हमने हीट किया, हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास आया मर्क्यूरी और ऑक्सीजन। तो कोई भी एलिमेंट का, ठीक है, जब हम उसका कोई भी मेटल, यहाँ पे तो हमने ये लिया, मान लो जिंक ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया ZnO। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा जिंक अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का इसमें पूछा है कि कौन सा रिएक्शन है ना, तो इस पे आप आ जाओ यहाँ आंसर। तो वो आपको इतना करके दिखाना था कि कोई भी एलिमेंट आपको लेना है और उसमें बताना है कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन। तो सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट में। कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो यूज्ड टू ऑब्टेन मैंगनीज मेटल इन प्योर फॉर्म। तो एक रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, मैंगनीज फॉर्म हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप मैंगनीज, ठीक है, प्योर मैंगनीज को ऑब्टेन किया। अब इसने क्या क्या पूछा है, पहले तो पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, बता सकते हैं कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। अगर क्लियरली देखा जाए तो मैंगनीज में से ऑक्सीजन हट गया है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर आप देखोगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मैंगनीज, एल्यूमिनियम जो है उसने आके मैंगनीज का जगह ले लिया और मैंगनीज आपका अलग हो गया, तो बन गया मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज एल्यूमिनियम इज केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग मैग्नीशियम फ्रॉम मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, आप रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखोगे तो भी सही होगा, लेकिन ये भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पे क्या दिया, एक डायग्राम, एक सर्किट है मेरे पास। इस सर्किट में कुछ रेजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक एमीटर नजर आ रहा है, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक की लगा है। आपको इसमें बोल दिया है कि कैलकुलेट अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बड़ा इजी है। सीरीज वाले को एक साथ कर देंगे, पैरेलल वाले को एक साथ करेंगे। तो पहले देखो सीरीज वाला में कौन कौन सा रेजिस्टर आ रहा है, R3 R4, तो ये 10+2 किया और 10+10 किया तो 20 ओम आ गया। फिर पैरेलल वाले को लिया है, तो पैरेलल वाले में आपका 1/20 1/20 करके किया है, तो आपका आंसर आया है 1/10। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। फिर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं R1 RP और I5 को लेके, तो टोटल आपका आ गया है 40। क्लियर है, इजी है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, मतलब जो फॉर्मूला बेसिकली हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला आपको बस मेंशन करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, अरे एक्सप्रेशन, अब क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे इसमें, क्या डेरिवेशन पूछा है हमसे? नहीं नहीं, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा है। क्या पूछा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है, ठीक है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज H इक्वल टू I² RT। तो वो फॉर्मूला सिर्फ आपको मेंशन करना है। यहाँ पे बताना है कि H का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट, I इज द करंट फ्लोइंग एंड T इज द टाइम टेकन। बस इतना ही करना, और R तो पता ही है कि रेजिस्टेंस, तो वो आपको बस मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका दो पार्ट में था, ए और बी में। अच्छा आगे भी आपका दिया हुआ है। So compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge into hours through a potential difference of 40 volt। तो अब इसमें क्या क्या दे दिया, आपको चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दिया है 96,000 का, कितना आवर्स दिया है इनटू 2 आवर्स। तो यहाँ पे मेरे पास है टाइम टेकन 2 आवर्स, इसको हमने चेंज किया है सेकेंड्स में, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया है 40 वोल्ट इन द क्वेश्चन। आपको हीट फाइंड आउट करना है कि कितना हीट जनरेट हुआ है। तो हीट का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, आपने वहां पे देखा था, हीट इज इक्वल टू I² RT, है ना। तो ये I², अब इसमें से आप I को अलग कर दो थोड़ी देर के लिए, ब्रैकेट में लिखो IR इंटू T। तो IR किसका फॉर्मूला है, हम लिखते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, तो बस उसको रिप्लेस कर देना है, तो H हो जाएगा आपका V इंटू I इंटू T। तो बस V और I और T का वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपको मिल जाएगा कि कितना हीट जनरेट हो रहा है। क्लियर हुआ, इजी है ना। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन था, ये आप कर सकते हो, ठीक है। सेपरेट सेपरेट करके भी पूछ सकता है, 3 पार्ट में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस नेम द कंपाउंड X एंड Z। तो X और Z कौन सा कंपाउंड, X Y Z, ठीक है, Y भी है यहाँ, X Y एंड Z को आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं रिएक्शन में हुआ क्या है, ठीक है, ज्यादा वर्ड में आपको रिएक्शन पूरा चार्ट दिया। NaCl है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है मेरे पास, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद आ रहा है कहाँ से, याद कर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपने प्रिपरेशंस पढ़ा है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, तो उसी में से ये उठा के दिया है। चलो अब इस पे आइडेंटिफाई करना है कि जब ये रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है। तो एक्स वाई और ये जेड है क्या, पहले तो ये रिएक्शन हुआ तो एक्स और वाई फॉर्म हुआ, उसके बाद हम इसको हीट कर दिए, हीट करने के बाद एक नया एलिमेंट बना विच इज जेड। तो आंसर में एक्स आपका क्या है, एक्स आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है, सॉरी विच इज आपका बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा फॉर्म हुआ, इसके बाद हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद जो आपका एलिमेंट, ये आप ये रिएक्शन को देखो, ठीक है, रिएक्शन में क्या है आपका NaCl है, प्लस वाटर है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्लस आपका एमोनियम, ठीक है। ये अब रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो X बनेगा दैट विल बी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना है Y, वो आपका क्या है NH4Cl, ये फॉर्म हुआ, अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आपने लिख दिया। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है Z। तो Z अब हमने क्या किया था, जो हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक है, उसमें हमने उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद जो एलिमेंट बना वो बना आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो Z यहाँ पे क्या है सोडियम कार्बोनेट, Y यहाँ पे क्या है अमोनियम क्लोराइड। इसीलिए आपसे सिर्फ X और Z पूछा था क्वेश्चन में, आई थॉट कि Y भी पूछा है, लेकिन Y नहीं पूछा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X to Z। तो X से लेकर Z तक का रिएक्शन, यहाँ पे
यहाँ पे जो X से Z का रिएक्शन हुआ है, ये क्या हुआ है? आप देखो X क्या था मेरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे हीट कर दिया, हीट करने पे ये बना Na2CO3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लग रहा है रिएक्शन देख के, कौन सा रिएक्शन है? एक सिंगल कंपाउंड है, ब्रेक कर रहा है प्रोडक्ट्स में, इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, you are given 3 unknown solutions A, B and C with pH values of 6, 8 and 9.5। तो मेरे पास 3 सोल्यूशन, कौन सा है भाई उसका नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि A जो है उसका pH वैल्यू 6 है, B का pH वैल्यू 8 है और C का pH वैल्यू 9.5 है। इससे तो एक चीज समझ में आ रहा है कि A जो है वो एसिड है, B और C जो है वो आपका बेसिस है। In which solution will the maximum number of hydronium ions बी प्रेजेंट? इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको पता है कि ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस जो है वो जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब सी जो है वो मैक्सिमम हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है और ए जो है वो लीस्ट हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो रिएक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इज प्रोड्यूस इन ए, देन बी, देन सी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया, जिसमें कि सी में सबसे कम रिलीज हो रहा है, देन बी में, देन ए में। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट में। इसमें क्या है, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट वेयर एज वास्प स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। तो जब बी स्टिंग होता है, ठीक है, बी काट लेता है या फिर वेस्प काट लेता है, तो हम लोग उस पर ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम यूज करते हैं वेस्प स्टिंग के लिए डाइल्यूट विनेगर का। तो क्या होता है, तो एज बी स्टिंग इज एसिडिक एंड वेस्प स्टिंग इज बेसिक, तो बी का जो स्टिंग है वो एसिडिक होता है, इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, वेस्प स्टिंग जब होता है तो ये आपका क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। ठीक है, सॉरी बेस रिलीज करता है, तो इसके लिए हम लोग डाइल्यूट विनीगर का यूज करते हैं। विनीगर इज व्हाट, ये आपका एसिडिक होता है नेचर पे, तो जब वेस्प हमें काटता है तो वो बेस छोड़ता है, तो एक्स्ट्रा बेस, एक्सेस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एसिड का यूज कर रहे हैं। तो बस आपको रीजन देना है कि आपका जो बी स्ट्रिंग है वो एसिडिक होता है, इसीलिए उसको मैक्सिमम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक बेस का यूज कर रहे हैं विच इज बेकिंग सोडा। जस्ट अपोजिट टू दैट वेस्ट स्टिंग क्या होता है, वो बेसिक होता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक एसिड का यूज कर रहे हैं विच इज डाइल्यूट विनेगर। क्लियर है? इतना आपको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मर्स ट्रीट सॉइल विद क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। तो जब फार्मर सॉइल को टिल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्विक लाइम का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, टू चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल। तो जो नेचर होता है सॉइल का, सॉइल में बहुत सारे एलिमेंट्स, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एसिडिक हो जाता है। तो ज्यादा एसिडिक अगर सॉइल होगा तो क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, सिंपल सा चीज है। तो वो जो एक्स्ट्रा एसिड है उसके नेचर को किसमें चेंज करना है, या तो न्यूट्रल बनाना है या तो बेसिक बनाना है। तो जब न्यूट्रल या बेसिक बनाना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई बेस यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्विक लाइम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्विक लाइम आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं ताकि जो आपका सॉइल का एसिडिक नेचर है वो या तो न्यूट्रल हो जाए या तो फिर बेसिक हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, ancient sculptures and marble structures are conserved by treating them with certain chemicals। तो जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते थे, जो मार्बल के हेल्प से स्ट्रक्चर्स बनाते थे, ठीक है, तो उनको सर्टेन केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता था। व्हाई? टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर्स फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड एसिड। ठीक है, तो जो भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते थे, स्कल्पचर्स होते थे जो मार्बल्स के बने होते थे, उनको स्पेशल केमिकल से ट्रीट करके बनाया जाता था। क्यों? ताकि जो एनवायरनमेंट में एयर है, गैसेस प्रेजेंट है उसमें, वो सारे जो है वो आपका उससे रिएक्ट ना करे और उसके शाइन को खत्म ना करे, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन था आपका, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का और ये 1 मार्क्स का। तो आपका आंसर अगर आप ऐसे लिखते रहो तो आपके 3 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाने वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, state the relationship between the resistance R of a wire
टू इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये लिखा हमने। फिर उसके बाद लिखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर हमने दोनों को कंबाइन किया तो ये आया L बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लेकर आते हैं रो, ठीक है, तो रो लेकर आए हम, तो ये बना रो L बाई ए, जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा। तो ये आपको बताना था कि क्या रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है लेंथ के साथ, एरिया के साथ, और फिर क्या एक्सप्रेशन मेरा बाहर आता है, वही मैथमेटिकल सिंबल सबको यूज करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, L इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, वो तो आपने यहाँ लिख दिया है, बट आप बताओगे व्हाट इज रो, तो रो हियर रो इज रेजिस्टिविटी, ये आप मेंशन कर दो, रेजिस्टिविटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये आप लिख दोगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी, यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो अब इसके मटेरियल को रेजिस्टिविटी क्या होता है वो डिफाइन करना है। फॉर्मूला निकाल लिया आपने, अब इसमें से हम अरेंज करके रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए 1 मीटर स्क्वायर है और एल भी आपका 1 मीटर है, तो रेजिस्टिविटी भी आपका 1 ही आएगा। So hence resistivity is the resistance offered by a wire of length 1 meter having a cross sectional area of 1 meter square. तो हमने लेंथ और एरिया का 1 मीटर लेकर हमने उसका डेफिनेशन लिख दिया। आप डेफिनेशन स्ट्रेट भी लिख सकते हो, आप ऐसे 1 मीटर स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके बुक में स्ट्रेट डेफिनेशन दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन। तो जो मेन होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से 2 गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स एंड स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम्स। तो कौन कौन सा गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्स और वाई, तो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, नो, as male child gets only Y chromosome from his father and X chromosome from mother to have XY chromosome. क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो मेल चाइल्ड, जब एक मेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो वाई क्रोमोसोम कहाँ से ऑब्टेन करता है, ही ऑब्टेन्स इट फ्रॉम हिज फादर, और जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से, तब जाके एक एक्स वाई क्रोमोसोम बनता है जो कि मेल गैमेट्स का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है, जिसमें आपको ए बी में करके 2 पार्ट में क्वेश्चन को पूछा। नाउ नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल कितना टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है, 1 टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है, व्हिच इज आपका XX, ठीक है। तो ओनली ओवम लिख सकते हैं, एग लिख सकते, एग नहीं लिखेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि 1 टाइप लिखें जिसमें बता दे कि XX गैमेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन था, 1 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। So in a family of 4 individuals, the father possessed long ears and the mother possessed short ears. If the parents had pure dominant and recessive traits respectively, then calculate the ratio of genetic makeup of F2 generation. तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो फादर है उनका कैसा है, लॉन्ग ईयर्स है, जो मदर है उनका कैसा है, शॉर्ट ईयर्स है। तो आपको F2 प्रोजेनी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कोई भी लेटर ले लेते हैं, प्रोसेसिव ईयर्स है तो एग्जांपल में L और E ले लिए, तो L लॉन्ग ईयर्स हो गया, इसका क्या कर दिया, शॉर्ट ईयर्स के साथ किए। तो F1 को जब L1 के साथ करेंगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 का रेशियो आएगा। क्लियर है, ये तो सिंपल है, आपको इसमें सिर्फ रेशियोज बताना है। अब इसमें देखो सेकंड पार्ट क्या है, इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड द मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, तो फिर क्या होगा, तो भी आपका सेम ही आएगा अप्रॉक्स, नो चेंज इन रेशियो, द रेशियो में चेंज कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करें, बस अदला बदली करते रहे। पहले क्या था, फादर के लॉन्ग ईयर्स थे, मदर के शॉर्ट ईयर्स थे, अब क्या कर दिया, फादर के शॉर्ट ईयर्स कर दिया, मदर के लॉन्ग ईयर्स कर दिया। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, लेकिन आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, कुछ नहीं हुआ है, वो इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने से क्या होगा, रेशियो मेरा सेम रहेगा, वही सेम रेशियो आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20। यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। अब आप याद करो 20 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, कौन सा एलिमेंट आता है कैल्शियम। तो चलो पहले ही लाइन पे हमें अपना आंसर मिल गया कि कैल्शियम के बारे में बात करने वाला है। तो राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 8 2, ठीक है। ये नहीं लिखना है, ये आप अवॉइड करोगे, आपको ये लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो गया, 2 8 8।
देन व्हाट इज इट्स वैलेंसी, अब वैलेंसी क्या है, आउटर मोस्ट शेल पे देख रहे हैं 2 है, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच दिस एलिमेंट फॉर्म्स विद क्लोरीन, तो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, तो मेरे पास क्या है, कैल्शियम, तो देखते हैं कैल्शियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। आपको रिएक्शन भी लिख सकते हो, कैल्शियम लिया, इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, तो ये क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, बस वही कर रहे हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, अगर आपको एटॉमिक नंबर्स याद नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीधा एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन था कि हाँ 20 नंबर पे, यहाँ 20 दिया, कुछ भी दे सकता है, 18 दे सकता है, 16 दे सकता है, 17 दे सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एलिमेंट है। अगर आप एलिमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल जो आपके पास है उसमें से आप कम से कम 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस एकदम याद कर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। तो पहले तो आपको बताना है कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो अ कॉइल इज इंसुलेटेड कॉपर वायर wound in a form of a cylinder is known as solenoid. Draw the pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid. तो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। वेरी सिंपल, आपको पता है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसकी तरह काम करता है, जस्ट अपोज, मतलब आपका मैग्नेट की तरह ही होता है। तो आपको मालूम है कि नॉर्थ से साउथ ही आपका हमेशा करंट फ्लो करेगा, तो नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो कर रहा है, वो हमने उसका एरोज यहाँ पे बना दिया। अब क्या बोला है, when current, अब इसको उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, when current is passed through a solenoid it produces magnetic field lines like a bar magnet. The pattern of magnetic field lines of a solenoid is shown in the figure. तो क्या होता है, जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड से हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपने वैसा बना दिया। अब आपने उसमें फील्ड लाइंस को, बस एरोज आप ध्यान से लगाना, एरोज आपको मालूम है कि वो नॉर्थ से साउथ जाता है, तो आप नॉर्थ से साउथ बनाओगे। इसके बाद दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल कब होता है, जब यूनिफॉर्म होता है। अगर पैरेलल नहीं होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं, इसीलिए ये पैरेलल है। तो ये आपने कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, but then watering the leaves, we water the plants through the soil. How does this water reaches the leaves of the plants? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है कि वाटर जो है, ठीक है, वो बेसिकली लीव्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, लेकिन हम लोग कभी भी लीव्स में पानी नहीं डालते, हम लोग हमेशा पानी कहाँ डालते हैं, सॉइल में। तो आखिर सॉइल से आपका जो वाटर है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपने पढ़ा है ना कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है जो हेल्प करता है। तो आपको पकड़ लेना है कि कौन सा टिश्यू है, ठीक है, जो इस ट्रांसपोर्टेशन, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो जाइलम टिश्यू है, ठीक है। तो बस जाइलम टिश्यू का वो जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है वो आपको लिख देना है। 3 मार्क्स का है, तो 3 पॉइंट्स में मैंने लिखा है इसको। आप पैराग्राफ में भी आंसर कर सकते हो, बट पॉइंट्स में करोगे ज्यादा अच्छा है। देखो क्या क्या लिखा है, इन प्लांट्स द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स. Xylem tissue of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels. तो होता क्या है, जब हम लोग वाटर करते हैं प्लांट्स को सॉइल पे, तो जो रूट्स है, स्टेम्स है, जो लीव्स है, उनके जो जाइलम टिश्यूज है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड है तो जैसे ही रूट्स में डालेंगे तो रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से कहाँ जाएगा, लीव। During the day when stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force for the movement of water in the xylem. तो डे के टाइम पे क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर्स है वो ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल का जो फोर्स है वो हेल्प करता है जाइलम टिश्यू को और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो और फास्ट हो जाता है। So evaporation pulls water from the xylem cells of roots to the stem and then to the water. तो 3 मेथड है, एक तो जाइलम टिश्यू काम कर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, डे के टाइम पे ट्रांसपिरेशन पुल बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से जाइलम टिश्यूज और एक्टिव हो जाते हैं, इसके बाद इवापोरेशन की मदद से भी होता है। तो 3 तरीका है जिसके वजह से वाटर जो है वो सॉइल से लीव्स तक पहुंच पाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, when a piece of limestone reacts with dilute HCl, a gas X is produced. तो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने देखा, सेम क्वेश्चन है वैसा, है ना, तो इसमें भी आपको वैसे ही सेम आंसर करना है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी ऑब्जर्व डिफरेंस इन कलर्स ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट एंड नून? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन आई के लास्ट से, ठीक है। उससे भी उसमें आपने बहुत सारे सिनेरियोज और एप्लीकेशंस पढ़ा है। एक एप्लीकेशन आपको उठा के जरूर पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि सनराइज, सनसेट और नून के टाइम पे स्काई का जो कलर होता है, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट होता है सन का कलर। आप सुबह के टाइम पे देखोगे तो सन का जो कलर होता है बेसिकली आपका ऑरेंज दिखता है ना। फिर उसके बाद डे में चले जाते हो तो वो पूरा येलो दिखता है। रात शाम होने लगता है, जब सनसेट होने वाला होता है तो वो पूरा रेड हो जाता है। तो वो कलर में जो चेंजेस है वो कैसे आता है वो बताना है। पहले इसका आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट नियर द हॉरिजन। Most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles present in the atmosphere during sunrise and sunset. तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, आपका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, वो तो पता है कि हॉरिजन के पास ही होता है, ठीक है। तो जितना भी आपका ब्लू लाइट है और शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट है, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, ये सारा जो आपका है वो एटमोस्फियर में गायब हो जाता है, बहुत दूर दूर चला जाता है और हम लोग हॉरिजन से देखते हैं। इसीलिए हम लोग को जो है सनराइज और सनसेट के टाइम पे लाइट दैट रीचेस आवर आईज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, एग्जांपल रेड, ऑरेंज, ऐसा, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट जो है वो गायब हो गया, क्योंकि सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे हॉरिजन के पास जब देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट है वो सारा डिस्पर्स हो चुका होता है और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट है वो रह जाता है, जो कि हम लोग को क्लियरली नजर आता है और हम लोग को लगता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन का कलर है वो ऑरेंज है या फिर रेड है। This gives rise to the reddish appearance of the sky. But during the day, sun appears white as sun is near the surface of the earth. तो डे टाइम पे क्या होता है, नून के टाइम पे सन जो होता है वो अर्थ के बहुत करीब आ जाता है ना। तो उस केस में क्या होता है, nearly overhead. Thus the sunlight passes through much smaller distance and thus the scattering is much less and sun appears white. तो उस टाइम स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं पाता है, ठीक है, बिकॉज सन एकदम जो है अर्थ के नजदीक आ जाता है। तो हम लोग को बेसिकली जो सन का एक्चुअल कलर है विच इज व्हाइट, वो हम लोग को दिखता है। तो आपने देखा कि अभी हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, हाँ, ये जो 25 क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, एटॉमिक नंबर याद कर लेना, 20 है तो हो सकता है 20 की जगह आपको 17 दे देगा। तो थोड़ा सा इस टाइप का चेंजेस आ सकता है। एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि चलो जिंक एलिमेंट के साथ रिएक्शन दिखा दिया, डाइल्यूट HCl ले लिया, हो सकता है उसकी जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेगा। बट अगर ये 25 क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू करोगे, समझोगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें कहाँ कहाँ कैसे प्रिपेयर करना है। बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस मैंने आपको जो शेयर किए हैं, जस्ट गो थ्रू इट, आप उसको कवर करो, पढ़ो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, और अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।